चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन लोगों की जानें गई, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बहन, और सबसे बड़ा दर्द उन माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, जो कभी भविष्य में उनका सहारा बनते, उन्हें कंधा देते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। एवं इस घटना को लेकर कई हाई लेवल बैठक हो रही है। आज नहीं तो कल जिन आतंकवादियों ने 27 से अधिक लोगों की जान ले ली और कई अभी गंभीर रूप से घायल हैं, उन 4 आतंकवादियों को यदि गिरफ्तार भी कर लिया या यदि उन्हें मार भी दिया सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने, तो आखिरकार होगा क्या? उन्होंने तो अपना काम कर दिया और 27 लोगों को अपना जिस तरह चुन चुन कर निशाना बनाया, उससे अब देश की जनता यह सोचने के लिए मजबूर हो गई कि क्या इसके बावजूद भारत केवल हाई लेवल बैठक करता रहेगा और केवल यह जवाब देता रहेगा कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्थिति यह है कि आतंकवादी जिस दिन चाहे वह अपना हमला कर सकते हैं, यह अब तय हो गया है। चाहे सुरक्षा के कितने ही उपाय क्यों न कर लें, लेकिन कुछ दिनों बाद इस तरह की घटनाएं, आतंकी घटनाएं होती रहती है। कभी कोई जवान शहीद होता है तो कभी कोई पर्यटक जो है अपनी जान देता है। और जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन लोगों की जान चली गई, उनको भी शहीद का दर्जा भारत सरकार को दिया जाना चाहिए। और केवल मुंह तोड़ जवाब से काम चलने वाला नहीं है, ऐसा करारा जवाब दिया जाना चाहिए जिसका लेकर विश्व में भी इसकी चर्चा हो। इस घटना के विरोध में चित्तौड़गढ़ में भी लोगों में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस द्वारा भरी दोपहरी में आतंकवाद और पाकिस्तान का खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला फूंका गया एवं भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इसी तरह सर्व समाज द्वारा गुरुवार को इस घटना के विरोध में प्रातः 9:30 बजे गोरा बादल स्टेडियम से जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट गुजरेगा। इसी तरह कई व्यापारिक संगठनों व्यापारियों ने आधे दिन तक बाजार बंद का आह्वान भी किया है, लेकिन इसके बावजूद एक अफसोसजनक घटना भी देखने को मिली, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पहलगाम में जिस तरह आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला कर 27 से भी अधिक लोगों की जान ले ली और कई जने अभी भी जिंदगी एवं मौत से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा एवं आक्रोश व्याप्त है एवं सभी स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा झुका दिया गया है, क्योंकि शोक के कारण हर कोई स्तब्ध है। लेकिन अब हर कोई यह सवाल पूछने लगा है कि रुक रुक कर आखिरकार किस तरह यह आतंकवादी घटनाएं देश में चलती रहेगी और आखिरकार कब तक लोगों को यह दर्द बर्दाश्त करना होगा और कब आतंकवादियों को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि न केवल उनकी रूह तक काम जाएगी, बल्कि पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा होने लगेगी कि यह होता है जवाब। लेकिन क्या करें, हम तो शांति प्रिय देश के लोग हैं, हम लोकतंत्र के देश के निवासी हैं, हमारी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है और हम उस देश के लोग नहीं हैं, उस देश का कानून नहीं है कि जहाँ देखते ही गोली मार दी जाए और आतंकवादी अपनी घटनाएं चाहे कर। आतंकवाद की इस घटना के विरोध में कांग्रेस द्वारा बुधवार को भरी दोपहरी में प्रदर्शन किया गया। आतंकवाद एवं पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। सरकार ने हालांकि कुछ कड़े निर्णय तो लिए, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदू नागरिकों को भी उठाना पड़ेगा जो कि इन दिनों वीज़ा पर भारत आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है और यह सभी पाकिस्तान नागरिकों के लिए लागू किया गया है। यानी कि जो वीज़ा लेकर आए हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा।
इसी तरह पाकिस्तान जाने के लिए वर्तमान में एकमात्र रास्ता अटारी वाला खुला हुआ है, जहां से बस के माध्यम से पाकिस्तान जाया जा सकता है। उस चेक पोस्ट को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। अब 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि होगी। मैं जब शुरू करूं जब सब जो युवा यह दम भरते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सेना कुछ नहीं कर पा रही है, तो हमें भेज दें पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर में, ताकि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। लेकिन अभी जो आपने दृश्य देखा, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। केवल दम भरने या बातें से कुछ नहीं होता है। और जो कार्यकर्ता आतंकवाद का पुतला फूंकने में लगे हुए थे, जरा सी आतिशबाजी क्या हुई, दूर दूर तक भागते हुए दिखाई दिए। क्या इस तरह वह आतंकवादियों से लोहा लेंगे, मुकाबला करेंगे? उसके लिए मुट्ठी भर कार्यकर्ता या मुट्ठी भर युवा कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। और सरकार को भी अब समय आ गया है कि इन आतंकवादियों को करारा मुंह तोड़ जवाब शीघ्र। इस आतंकी हमले के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी अपने पूरे परिवार के साथ इन दिनों जयपुर में आए हुए हैं। और यह दृश्य 23 अप्रैल यानी कि बुधवार का ही है, जबकि उनकी पत्नी जयपुर की एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदते हुए दिखाई दी। काजू बादाम भी खरीदे, मिठाई भी खरीदी। और उत्तर प्रदेश में जब उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे तो वहाँ मुख्यमंत्री योगी नाथ उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। आखिरकार ऐसी परिस्थिति में किस तरह का स्वागत और क्यों स्वागत किया जाए? क्या इसलिए कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और उससे हम डरते हैं? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी मूलतः भारतीय निवासी है, तो क्या ऐसी स्थिति में जबकि इतने लोगों की जान चली गई, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भी क्या यह आवश्यकता कि वह मिठाई की दुकान पर खरीदती, मुस्कुराते हुए लोगों से बात करती और काजू बादाम भी खरीदती और अपने साथ ले जाने के लिए भी मिठाई खरीदती? खेत बहुत ही अफसोसजनक स्थिति जो कुछ रही वह कही जा सकती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भीलवाड़ा हाईवे पर गत दिनों गंगराज टोल बूथ के समीप एक महिला परिवहन निरीक्षक मुक्ता सोनी द्वारा एक ट्रक चालक के साथ मारपीट किए जाने, धक्का मुक्की किए जाने एवं सड़क के बीचों बीच उसके बाल खींचे जाने के मामले को लेकर आखिरकार उसे निलंबित कर दिया गया। जिला परिषद की बैठक में भी गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के 4 विधायकों में से 3 विधायकों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की थी। हालांकि इस दौरान बैठक में मौजूद परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक इस महिला निरीक्षक का बचाव करते हुए देखे गए। यही नहीं, एक विधायक की भी न जाने क्यों परिवहन विभाग पर मेहरबानी दिखाई दी और वह भी अन्य विधायकों को यह कहते हुए सुनाई दिए कि इस मामले को इतना तुल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर सरकार की काफी किरकिरी भी हुई और आखिरकार उसे निलंबित कर दिया गया। भीलवाड़ा हाईवे पर गंगराज टोल बूथ के समीप गत 9 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ की महिला परिवहन निरीक्षक द्वारा जब इस तरह एक ट्रक चालक के बाल खींचे गए, उसके साथ धक्का मुक्की की गई और मारपीट की गई, तो इसको लेकर सरकार की काफ़ी अधिक किरकिरी हुई। जिले के विधायकों ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन सरकार की कुछ दिनों तक मेहरबानी रही और आखिरकार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए महिला निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई उसका उसी दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया था। उसी दिन सड़क के बीचों बीच दंगल दिखाने वाली
महिला परिवहन निरीक्षक यानी कि मुक्ता सोनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर जो भी हुआ देश से हुआ तुरंत हुआ। जिला परिषद की बैठक में भी इस मामले को विधायकों ने जोर शोर से उठाया था और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। फलों का राजा यानी कि आम बाजार में काफी समय पहले आ चुका है और जब बाजार में इसकी शुरुआत हुई थी तो बादाम के आम के भाव चल रहे थे 180 से लेकर 200 रुपए, लेकिन अब बाजार में आम की अन्य किस्में भी आने लगी है, जिसके कारण बादाम के भाव अब 90-100 रुपए किलो तक हो चुके हैं। आने वाले महीने में आम की अन्य कई किस्में भी लोगों को देखने को मिल सकेगी और लोग उसके स्वाद का भी आनंद ले सकेंगे। गर्मी के मौसम में बाजार में मौसमी फलों की आवक में तेजी आने लगी है। फलों का राजा आम की बादाम किस्म तेलंगाना से शहर की थोक एवं रिटेल फल सब्जी मंडी में अब काफ़ी अधिक आने लगी है। अपने स्वाद के लिए मशहूर तेलंगाना का बादाम आम ग्राहकों को काफ़ी अधिक भा रहा है। इस कारण इन दिनों काफ़ी अधिक आम की बिक्री अब होलसेल एवं रिटेल में होने लगी है। इसी तरह महाराष्ट्र के शोलापुर से अंगूर की भी बम्पर आवक हो रही है। थोक मंडी में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अंगूर बिकने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अब उसकी साइज में कुछ परिवर्तन होने लगा है एवं कुछ दिनों बाद अंगूर की विदाई हो जाएगी, लेकिन मंडियों में आम की अब अन्य किस्म की आवक होने से बादाम के भाव में गिरावट आने लगी है, जिसका स्वाद ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रहा है और अब मध्यम वर्ग के लोगों के साथ ही अन्य लोग भी आम यानी कि बादाम खरीदने में लगे हुए हैं। इसी तरह तरबूज भी लोगों को इन दिनों खूब गर्मी में भा रहा है। तरबूज की पैदावार पूरे देश में होने लगी है, लेकिन शुरुआत दौर में अभी महाराष्ट्र से तरबूज की आवक चित्तौड़गढ़ में हो रही है। यहाँ का तरबूज 1 माह तक चलेगा और अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश से तरबूज की आवक शुरू हो जाती है, जो 1 महीने तक चलती है। मई महीने में पंजाब से तरबूज आने लगता है। पंजाब का तरबूज 2 महीने तक बिकता है। हालांकि चित्तौड़गढ़ जिले में भी तरबूज की पैदावार होती है, लेकिन अब उसमें कमी आने लगी है, जबकि पहले चित्तौड़गढ़ का तरबूज यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जाता था। लेकिन आम की बात करें तो आम की काफ़ी अधिक आवक अब अगले मई से शुरू हो जाएगी। दशहरा आम की आवक भी होने लगी है, जो जुलाई तक बाजार में देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक दशहरी एवं बादाम आम की मांग रहती है। इसके साथ ही लंगड़ा आम भी खूब बिकता है। स्थानीय लोगों द्वारा अधिकतर दशहरी और लंगड़ा के साथ बादाम आम की खरीदारी की जाती है। फल व्यापारियों के अनुसार जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आम की आवक और स्वाद भी बढ़ेगा। साथ ही आम की कीमतों में भी कमी आएगी, क्योंकि बादाम की जो वैरायटी है और जैसा उसका स्वाद है उसमें अभी भी कमी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि जैसे भीषण गर्मी अपना रुद्र रूप दिखाएगी तो बादाम के स्वाद में भी और अधिक आनंद लोग ले सकेंगे। फल विक्रेताओं के अनुसार गर्मी के सीजन में सबसे पहली खेप दक्षिण के तेलंगाना से आती है और इसके कारण शुरुआत में आम के भाव काफ़ी अधिक महंगे रहे थे, लेकिन थोक मंडी में इन दिनों बादाम आम के थोक भाव 60 से 80 रुपये के बीच बने हुए हैं। वहीं यदि खुदरा भाव की बात की जाए तो बाजार में बादाम अब 90 से 100 रुपये प्रति किलो के बीच बिकने लगा है और आम लोग भी इसे खरीदने लगे हैं। फल विक्रेताओं के अनुसार आगामी दिनों में आम की किस्मों में नीलम, दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी, मुरादाबादी, कलमी एवं चौसा किस्में भी आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आम की कीमतों में और अधिक कमी हो सकेगी। इसी तरह कुछ दुकानदारों के यहाँ नीलम आम किस्में आने लगी है, जिसकी खास तौर पर पैकिंग ग्राहकों को काफ़ी अधिक लुभा रही है। हालांकि आम के मामले में गुजरात में इसकी काफ़ी अधिक वैरायटी देखने को मिलती है। महेश नवमी को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी महेश नवमी को लेकर
जुलूस के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। माहेश्वरी समाज के स्थापना दिवस महेश नवमी पर्व को धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाने को लेकर माहेश्वरी समाज की बैठक नगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में महेश वाटिका में आयोजित की गई, जिसमें महेश नवमी महोत्सव इस वर्ष 10 दिवसीय मनाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न कार्यक्रम को लेकर दायित्व एवं कार्यभार कार्यताओं सदस्यों आदि को सौंपे गए। नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में हाल ही में एक नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ, वैल्यू एंड वेराइटी, जहां की नियमों को ताक में रखकर अवैध निर्माण भी आगे की ओर कर लिया गया। यही नहीं, यहां आने वाले ग्राहकों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों द्वारा सड़क पर ही अपने वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी तरह की स्थिति आए दिन देखने को मिल रही है, लेकिन न तो नगर परिषद द्वारा यह अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और न ही अन्य कोई विभाग। यानी कि यह कहा जा सकता है कि यदि आप ताकतवर हैं, प्रभावशाली हैं, तो आप चाहे कितना ही अतिक्रमण चित्तौड़गढ़ में क्यों न कर लें, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अतिक्रमण की गाज तो उन पर गिरती है जो छोटे व्यवसायी होते हैं, हाथ ठेला व्यवसायी होते हैं, जो प्रतिदिन कुछ कमाई करते हैं, अपने घर का गुजारा चलाते हैं। यदि आप प्रभावशाली हैं और आपकी पहुंच ऊपर तक है, रात नेताओं से आपके मधुर ताल्लुकात है, आपकी जेब में पैसा है, तो आप चित्तौड़गढ़ में किसी भी स्थान पर अवैध अतिक्रमण कर सकते हैं। आपका बाल तक बांका नहीं होगा। फिर चाहे क्यों न चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय के सामने नियमों को ताक में रखकर एक अवैध भवन में मिठाई की बड़ी दुकानें क्यों न खोल दी जाए। हाल ही में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर एक नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ, लेकिन इस प्रतिष्ठान के जो आगे का भाग है वह अवैध निर्माण कर लिया गया, जिसकी जानकारी नगर परिषद को भी है। ऐसा भी नहीं कि यह गली मोहल्ले में दुकान खोली गई हो, लेकिन यह नियमों को ताक में रखकर अवैध निर्माण किए जाने के साथ ही पार्किंग की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से आए दिन लोग अपने वाहन इस दुकान के बाहर सड़क पर खड़ा कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इसके लिए न तो पुलिस प्रशासन द्वारा, यातायात पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सुने चौकीदार क्या कहते हैं इस बारे में। एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमको नहीं पता सर, मैं नहीं था ड्यूटी पे जब। मैं तो अभी आप ड्यूटी पर हो, इतनी गाड़ियाँ यहाँ रोड पे पड़ी है, कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सर मुझे पता नहीं। आप जिम्मेदार नहीं होंगे? मुझे पता नहीं सर, ये जिम्मेदार मैं क्यों हूँ सर? क्यों आप जिम्मेदार क्यों होंगे? आपको यहाँ चौकीदारी के लिए रखा है। इससे पहले की गाड़ियाँ लग रही है, मेरी ड्यूटी अभी लगी है सर। और आपके सामने गाड़ियाँ कोई लग रही है? मैं तो साइड में ही लगवा रहा हूँ सर, आपके सामने जो काम कर रहा हूँ देखो। मैं रोड पे तो लगवा नहीं रहा सर, अंदर ही लगवा रहा हूँ। तो इस तरह की घटना हो गई, इस तरह जो खड़ी करके गाड़ियाँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? चौकीदार तो यह कहते हुए पीछे की ओर मुड़ गया कि यदि यहाँ इन वाहनों की वजह से कोई हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और जिस समय यहाँ काफ़ी अधिक वाहन सड़क पर खड़े थे, उसी समय पुलिस का एक वाहन यानी कि 112 भी यहाँ पहुँचा और उसे भी इस जाम के बीच कुछ देर के लिए अपने वाहन को रोकना पड़ा और यह उम्मीद बंधी कि उसके द्वारा यहाँ बाहर खड़े वाहनों को हटाने के लिए इस प्रतिष्ठान के मालिक को पाबंद किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार इसकी चिंता करे तो कौन करे। सवाल यह उठता है, जबकि प्रशासन की नज़रों के सामने, नगर परिषद की नज़रों के सामने इस तरह नियमों को ताक में रखकर अवैध कार्य हो रहा है, तो इसके लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे प्रतिष्ठानों को सबक मिल सके कि चित्तौड़गढ़ में यदि कोई बड़ा प्रतिष्ठान या अन्य प्रतिष्ठान खोलना है तो कम से कम नियमों के अंदर ही खोलना होगा। लेकिन जब उन्हें यह जानकारी है कि यहाँ का कोई धड़ी दौड़ी नहीं है और जहाँ चाहे मुख्य मार्ग हो, आप अवैध निर्माण कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना सकते हैं, क्योंकि फायदा तो आपको हो रहा है, फिर जनता चाहे भाड़ में।
और उसे किसी तरह की कोई परेशानी होती है, चाहे रास्ता जाम होता है, तो ऐसे बड़े प्रतिष्ठान के मालिकों को इसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अपनी कमाई से लेना देना है। और पार्किंग के लिए यदि स्थान यहाँ नहीं बनाया गया तो आखिरकार जब यह भवन बन रहा था तो उस समय नगर परिषद द्वारा यहाँ के मालिकों को इसके लिए पाबंद क्यों नहीं किया गया। नगर परिषद की नजर तो हमेशा रहती है छोटे व्यवसायों पर, हाथ ठेला व्यवसायों पर, और उन पर ही हमेशा गाज गिरती है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब गुरुवार को 24 अप्रैल को। और अब तक यदि आपने चित्तौड़दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही चित्तौड़दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।